हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेमेस्टर 4 एसी हिंदी बेसिकली आप सभी बच्चों को पेपर में यहाँ जितने भी सवाल बता रहा हूँ ये सारे के सारे सवाल आपको 15 नंबर में पूछा जाएगा। 15 नंबर का आपको टोटल 4 या सॉरी माफ करिए 5 सवाल आता है। 5 में से कोई अगर आप 3 बना देते हैं तो आप सभी बच्चों को 45 नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख के चले जाते हैं तो 15 मार्क्स के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पूछा हुआ है कि प्रयोजन मूलक हिंदी यानी जैसे इंग्लिश में आप लोग फंक्शनल हिंदी के नाम भी कर सकते हैं, इसका अभिप्राय बताना, इसका मतलब क्या होता है और इसके जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं उनके बारे में आपको उद्घाटित करने बोला गया, इनके बारे में वर्णन करने बोला गया सिंपल भाषा में आपको। तो प्रयोजन मूलक हिंदी जिसे हम लोग फंक्शनल हिंदी कहते हैं, इसका आशय मतलब यानी इसका मतलब ये होता है कि ऐसे हिंदी से जो किसी विशिष्ट उद्देश्य, कार्य, क्षेत्र या परिस्थिति में प्रभावी संप्रेषण के लिए उपयोग की जाती है। जैसे संप्रेषण मतलब हमने जैसे आपको बताया था कि जब आप अपने विचारों को एक व्यक्ति से कईयों व्यक्ति या अनेकों व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अपने भाव, विचार, बातें जो भी है तो ये संप्रेषण। लेकिन यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण यानी बेहतर तरीके से संप्रेषण पहुंच सके उसे प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। यानी जब आप किसी स्पेशल केस में मान लीजिए कोई आपका उद्देश्य है यानी कोई मोटिव है, कोई वर्क है आपका किस प्रकार का या किसी परिस्थिति में, ताकि लोगों के पास सही तरीके से प्रभावी रूप से इन्फॉर्म पहुंच सके, उस प्रकार के हम लोग बेसिकली हिंदी का इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ जिसे आप समझ सकते हैं। तो अगर हम कहें यह हिंदी केवल साहित्यिक हमारी जो सौंदर्य या कलात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं, यह जो बेसिकली ये जो प्रयोजन हिंदी है हमारे पास, ये हमारे साहित्यिक सौंदर्य पर तक टिकी हुई नहीं है और ना ही ये हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित हुई, बल्कि जो हम लोग व्यवहारिक जीवन में बेसिकली हिंदी का इस्तेमाल करते हैं ना, उन सभी चीजों के उपयोग पर क्या करती है, ये ध्यान देती है। तो सरल शब्दों में अगर हम लोग कहने जाए तो प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जो किसी निश्चित लक्ष्य को पूरा करने, सूचनाएं देने, प्राप्त करने, निर्देश देने, संवाद स्थापित करने तथा जो प्रशासनिक हो गए, आपके तकनीकी जीवन में हो गया, व्यावसायिक जीवन हो गया या व्यवहारिक जीवन को उनको सुचारू बनाने के लिए जो हिंदी इस्तेमाल होती है वही हमारे पास है प्रयोजन मूलक हिंदी। यानी अगर आप किसी भी मान लीजिए हिंदी का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोई आपका टारगेटेड लक्ष्य है उसके लिए कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको ऑर्डर देना है या फिर किसी के बीच संवाद मतलब कम्युनिकेशन करना है आपको, और यहाँ पर आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में, आपके व्यावसायिक बिजनेस में या आपके व्यवहारिक जीवन में भी क्या कर सकते हैं, इस हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है सबसे पहले प्रयोजन मूलक हिंदी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला इसमें पॉइंट में बताया हुआ आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर भाषा की सरलता, संक्षिप्तता, शुद्धता, उपयुक्त शब्दावली तथा सटीक अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। यानी इसी के अंदर यानी इसके अंतर्गत आपको भाषा की आपको स्पष्टता मिलेगी, भाषा की क्लियरिटी मिलेगी, संक्षिप्तता शॉर्ट में यानी समरी के रूप में मिलेगा, इसमें शुद्धता मिलेगी यानी शब्दों में कोई भी गलती नहीं होगी, और जो भी शब्दावली जो यहाँ से उपयुक्त हो सकती है उन सभी चीजों का सटीक तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल या फिर बल दिया जाता है इस चीज पे। तो जैसे जैसे हमारा समाज बदलते जा रहा है तो बदलते सामाजिक, प्रशासनिक और तकनीकी परिवेश में जो हमारी प्रयोजनमूलक हिंदी है उसका भी लगातार महत्व है, वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी सरकारी कार्यालय है, कार्यस्थल है, शैक्षणिक जो भी संस्थान है, मीडिया तथा विभिन्न जो भी पैसागत बेसिकली जो क्षेत्र है, वहां पर संचार को यानी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए और सरल तरीके से बनाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रयोजनमूलक हिंदी के देखिए जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, कहाँ कहाँ इन सब बेसिकली प्रयोजनमूलक हिंदी का विशेषता यूज होता है, ये बारे में बताने बोला गया। तो सबसे पहला हमारे पास है प्रशासनिक क्षेत्र। तो अगर हम बात करें प्रशासनिक क्षेत्र में तो सरकारी दफ्तर हो गए, विभाग हो गए, मंत्रालय है, और जो विभिन्न प्रकार के जो औपचारिक कार्यों में यानी अगर आप कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल व्यापक रूप से होता है। जैसे आप नोटिंग देखते हो, ड्राफ्टिंग, जो भी कार्यालय के मान लीजिए पत्राचार है, कोई भी मेमो जारी किया, मेमोरेंडम जारी किया जा रहा है, कोई अधिसूचना है, कोई रिपोर्ट है, ज्ञापन है, परिपत्र है, परिवेदन है, सॉरी प्रतिवेदन है हमारे पास, इन सभी चीजों में क्या रहता है, वाक्यों तो आपको सरल बनाया जाता है, स्पष्ट रखा जाता है और मानक हिंदी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। यह प्रशासनिक कार्य को बेसिकली क्या करता है, गति प्रदान करता है और जनता यानी हमारी जनता के साथ बेसिकली संचार को बहुत इजी तरीके से क्या सहज बनाता है। राजभाषा नीति के चलते जो भी हमारी सरकारी तंत्र है उनमें प्रयोजनमूलक हिंदी की भूमिका जो है वो और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो चुकी है, याद रखिएगा। तो पहला क्षेत्र रहा हमारे पास प्रशासनिक क्षेत्र। दूसरा हमारे पास है व्यावसायिक और व्यापारिक क्षेत्र में देखा जाता है इसका उपयोग। तो यहाँ बताया हुआ है जैसे आप बिजनेस, बैंकिंग, मार्केटिंग, बीमा करवा रहे जो भी वित्तीय संस्थान है तथा व्यापारिक पत्राचार में
प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, अनिवार्य, यानी वहां कंपलसरी है। व्यवसायिक अनुबंध हो गया आपके, जो विवरण हो गया, या फिर अगर रसीद भी दे रहे, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे, विज्ञापन कहते हैं, प्रस्ताव दे रहे, रिपोर्ट कर रहे, ग्राहक सेवा को देखिए, जो भी चीज चाहिए उन सभी चीजों को सरल और प्रभावी हिंदी की यहाँ पर जो जानकारी है या स्पष्टता है वो सही तरीके से दी जाती है। बड़े अगर आप व्यापारिक घराने देखिएगा, ये कंपनी देखिएगा, वहां पर ग्राहक जो हित लिखे रहते हैं, मतलब जो भी उनके कंज्यूमर्स राइट्स लिखे रहते हैं, वो हिंदी संचार की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोई भी चीज रहेगा अगर देखिएगा तो हिंदी पे जरूर यहाँ पर बल दिया जाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी में दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा व्यावसायिक और व्यापारिक क्षेत्र में उपयोग। अगला अगर हम बात करें तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और जो वैज्ञानिक क्षेत्र है हमारा, जैसे आपको मालूम है विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अभियंत्रण, कृषि और अन्य जितने प्रकार के वैज्ञानिक क्षेत्रों में तकनीकी शब्दावली में माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, यानी अगर आपको क्या करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान इजी तरीके करना है, तो आप यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे शोध प्रयोग जो प्रेजेंटेशन होते हैं, मैनुअल, प्रयोगशाला, रिपोर्ट आदि, सभी को आसानी से अगर आप हिंदी में लिखा हो तो उसे पढ़ के समझ सकते हैं। तकनीकी विषयों को हिंदी में सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए जो हमारे जन सामान्य है उनकी भागीदारी यहाँ होना बहुत लगातार बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि इसे इजी वे में बनाया जा रहा है तो लोग ज्यादा ज्यादा इस चीज में पार्टिसिपेट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है शिक्षा एवं अधिगम क्षेत्र, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, और हमारे पास यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पाठ्यक्रम निर्माण हो गया, शिक्षण सामग्री हो गया, प्रश्न पत्र हो गया, परीक्षा निर्देश हो गया, नोट्स हो गया, व्यवहारिक कार्यों में तो देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी होता ही होता है, लेकिन यह विद्यार्थियों को क्या करता है, उनके ज्ञान को सुगमता मतलब इजी से समझने में क्या करता है, सहायता करता है। विशेषकर अगर आप याद करोगे तो जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं उनमें प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप हिंदी की बुक देखते होंगे उनमें इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोग पढ़ के समझ सकते हैं, तो ये फायदा हमारे पास। अगला हमारे पास है 5वां नंबर पॉइंट है, वो है मीडिया और संचार तंत्र या संचार क्षेत्र। तो समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सोशल मीडिया, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्टिंग हो गया, एंकरिंग हो गया, इन सभी चीजों में आप क्या करते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी की भूमिका रहती है। यहाँ पर भाषा को देखिए हम लोग संक्षिप्त रखते हैं, स्पष्ट रखते हैं, प्रभावशाली बनाना होना आवश्यक है, जिससे संचार क्या हो, तुरंत एक जगह से कई लोगों तक या दर्शकों तक क्या कर सके, पहुंच सके। छठा पॉइंट है हमारे पास कि न्यायिक क्षेत्र में बात करें तो देखिए आप देखते होंगे कि न्यायालय के बाद जो निर्णय होते हैं उसके बाद जो वाद पत्र होता है, शपथ पत्र होता है, अधिनियम जो होता है, कानूनी रिपोर्ट, इन सब चीजों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, जिससे कानून को जनता के लिए अधिक यहाँ पर समझने योग्य बनाया जा सके, इस चीज पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे आधुनिक युग की व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाली एक क्या है, भाषा शैली है। यह जीवन के हर क्षेत्र, ठीक है, चाहे वो प्रशासन हो, शिक्षा हो, तकनीकी हो, व्यापार हो, न्यायालय हो और मीडिया को सुचारू रूप में चलाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसमें स्पष्टता, सटीकता और उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति की क्या होती है, पहचान है, मूल पहचान है, जो इस वर्तमान समय जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है उसमें सबसे उपयोगी और प्रभावी बेसिकली भाषा शैली बनाने का कार्य करता है। तो ये था हमारे पास प्रयोजन मूलक हिंदी, जो पेपर में पूछा जाएगा। 15 नंबर का ये सवाल आता है, तो मिनिमम आपसे बच्चों को 500 से 600 वर्ड इस चीज पे लिख के आना पड़ेगा, तो ही जाके टीचर आपको 500 नंबर प्रेफर करेंगे। सॉरी 500 वर्ड, जो 15 नंबर क्वेश्चन है तो 15 नंबर प्रेफर करेंगे अगर 500 से 600 वर्ड लिख के आते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी सवाल आएगा कि मीडिया लेखन क्या होता है, और वर्तमान में जो मीडिया के सामने जो हम चुनौतियां देख रही है उसे बेसिकली अपने विचार से इसको प्रस्तुत करने बोला गया है। तो क्या होता है मीडिया लेखन, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मीडिया लेखन यानी इंग्लिश में कहा जाए तो मीडिया राइटिंग के नाम से आप इसे जान सकते हैं। तो यहाँ बताया हुआ है कि मीडिया लेखन यानी मीडिया राइटिंग वह विशेषता बेसिकली क्या है, एक लेखन शैली हमारे पास है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो हमारे समाचार है, विचार है, विश्लेषण है, मनोरंजन है, सूचनाएं हैं और जन भावनाओं को जन संचार माध्यमों तक पहुंचाया जाता है। यानी मीडिया लेखन बेसिकली वह शैली है जिसके थ्रू हम लोग अपने समाचार के जो विचार, समाचार में विचार, विश्लेषण, मनोरंजन, सूचना या जो भी चीजें बेसिकली वो जन संचार यानी बड़े पैमाने से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे सबसे फेमस है जो समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन है, वेब पोर्टल, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें ब्लॉग चाहते हैं, यूट्यूब से, डिजिटल और जो ऑनलाइन पेपर्स आते हैं उनमें है। तो एक बड़े समुदाय को ये क्या करता है, सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें उपयोग की जाने जो भाषा होती है वो संक्षिप्त होती है, स्पष्ट होती है, तत्परक होती है, सरल और प्रभावशाली होती है। क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि भैया लोगों के पास आज उतना समय नहीं कि भैया 1.5 घंटे तक बैठ के न्यूज़ देखे, वो कोशिश करते हैं कि आपका जो न्यूज़ है वो 1.5 मिनट में उनको समझ में आए। इस प्रकार की चीज़ों को लोग खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला है मीडिया लेखन सामान्य लेखन से कई प्रकार से कह सकते हैं या कई तरीके से क्या होता है हमारे पास भिन्न होता है, यानी अंतर देखा जाता है मीडिया लेखन सामान्य लेखन में। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ भाषा में हम लोग साहित्यिक जो अलंकरण होता है
और भावुक अभिव्यक्ति का महत्व जो है वो बढ़ता रहता है। इसमें भाषा की सटीकता है, प्रस्तुति की गति है और जो सूचना की विश्वसनीयता का होता है। मीडिया लेखन की शैली ऐसी होनी चाहिए कि जो विभिन्न आयु वर्ग हो गया, विभिन्न शिक्षा स्तर हो गया और अलग अलग क्षेत्रों के लोग आसानी से संदेश को क्या कर सके, पढ़ सके, समझ सके, ऐसा होना चाहिए। अब इसी मीडिया लेखन के अंदर देखिए अनेक रूप शामिल है, जिनमें आप समाचार लेखन, न्यूज राइटिंग देखते हैं, रिपोर्टिंग और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, संपादकीय और कॉलम लेखन हो गया, फीचर लेखन हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, रेडियो या टीवी का जो स्क्रिप्ट होता है, ऑनलाइन आप लोग जो ब्लॉग्स देखते हो या डिजिटल कंटेंट देखते हो उसके बाद लिखना हो गया, साक्षात्कार इंटरव्यू स्किल्स हो गया, हमारी इंटरव्यू लेखन हो गया हमारे पास, समीक्षा लेखन में फिल्म हो गया, पुस्तक हो गया, कार्यक्रम, ये सभी चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो समाचार लेखन में बेसिकली 5 मूल तत्व है, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ, पर विशेषकर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। मीडिया लेखन का उद्देश्य केवल क्या सूचना प्रदान करने का काम होता है, बल्कि समाज में साथ साथ जागरूकता बढ़ाना भी होता है, लोकमत का निर्माण भी करना होता है और जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको सुदृढ़ बनाने का भी यहाँ कार्य करना होता है। तो अगर बात करें आज के जो हमारे संचार युग है, बेसिकली इस संचार प्रधान युग में मीडिया लेखन की जो भूमिका है वो अत्यंत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण हो चुकी है। अब बोलिए भैया कैसे हो चुका है, तो वर्तमान के समय देखिए सबसे पहले बात करते हैं भैया जो मीडिया लेखन है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले डिजिटल क्रांति, जैसे अभी जिंजी जनरेशन में आप लोग भी में से बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द तो वो काउंट होंगे हमारे पास। तो डिजिटल क्रांति में जहां मीडिया को अत्यधिक सक्षम बनाया है, मीडिया को बहुत ज्यादा वहीं पर कई गंभीर चुनौतियों का सामना पड़ा है। जैसे मीडिया की बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, मीडिया को स्वतंत्र नहीं रखा गया, नैतिकता का बात किया जाता है, गुणवत्ता, इन सब चीजों के कारण इस पर क्या लगता है, प्रभाव डालने देखने मिलता है। जैसे सबसे पहला आजकल एआई है, जिसमें फेक न्यूज और गलत सूचना का बढ़ता खतरा। जैसे वर्तमान में अभी जिस समय सूचना बना रहा वीडियो बना रहा हूं आपसे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आपसे बच्चों कुछ दिन आपने हाईलाइट सुना होगा कि जो अभिनेता है धर्मेंद्र जी, उनका निधन हो गया, जबकि वास्तविकता में वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया वालों ने या फिर कह सकते कुछ लोगों ने बेसिकली फेक न्यूज फैलाया और उनके परिवारजनों को इससे बहुत ज्यादा दुख प्रकट हुआ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जीवित है अगर आप उसे मार दीजिएगा तो उनको कैसा महसूस होगा, सोचिए। ठीक है, तो ये गलत बात है कहीं ना कहीं। इसलिए सोशल मीडिया के प्रसार ने बेसिकली क्या किया, फेक न्यूज की समस्या को अत्यधिक यहाँ पर बढ़ा दिया और बिना सोर्स का आइडेंटिफाई किए कोई भी अगर आप वीडियो, फोटो या खबरें वायरल हो जाती है तो इनमें कभी कभी क्या होता है, देखिए जो भावनाएं रहती है लोगों की वो भड़क सकती है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई पार्टी फायदा लेने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकता है और फेक न्यूज के सामाजिक में आप देखते होंगे भ्रम, तनाव और जो अविश्वास वो लगातार बढ़ते चला जाता है। मीडिया संस्थानों के लिए क्या करना है, एक फास्ट फैक्ट चेकिंग करना एक बड़ी चुनौती बन गई है कि भैया ये ऑथेंटिक है या नहीं है, सही है या नहीं, एक ग्राउंड लेवल पे जाके कोई चीज को पता करना ही बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, अगला है निष्पक्षता और विश्वसनीयता का संकट। जैसे मीडिया का तो अधिक असर है कि भैया आपको एक निष्पक्ष रहना है, मतलब किसी के साथ नहीं है, और संतुलन बनाए रखना है, यानी जानकारी के हिसाब से भैया संतुलन। लेकिन वर्तमान जो समय में मीडिया संस्थान हम देखते होंगे, जो भी वर्तमान पार्टी चाहे किसी के भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप केंद्र की बात करो, राज्य की बात करो, तो जिसका रहता है सरकार उसी के पक्ष में काम करता है। इससे दर्शकों का जो भरोसा कमजोर होते चला जाता है और मीडिया की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो पेड न्यूज आप देखते होंगे या मोस्ट ऑफ द जो न्यूज देखते हैं आजकल यूट्यूब पे, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो सबके सब पेड प्रमोशन रहता है, मतलब आपने उनसे कॉन्टेक्ट किया हुआ है, आप पेड पैसा दे रहे हो, उसके बदले वो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, ये काम होता है, किसी खराब बोल रहा है ऐसा भी चल सकता है। अगला है टीआरपी और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा। मतलब टीआरपी तो आप देखते हो कि भैया इसका न्यूज का हाइप इतना है। टीआरपी, क्लिक और व्यूज की दौड़ में समाचार पत्रों की जो गुणवत्ता है वो लगातार प्रभावित है। तेजी से दर्शक आकर्षित करने के लिए मीडिया कई क्या सनसनीखेज, आज की ताजा खबर देखिए, विवादित बयान दिया, कोई ना कोई बहस करवा दिया, कोई नकारात्मक खबर फैला दिया, जिससे कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ता है। तो जनहित हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सोच जैसे महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पर उपेक्षित रह जाते हैं। सोशल मीडिया का तेज प्रभाव चौथा पॉइंट है हमारे पास, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी संपादकीय मानक की सूचना साझा कर सकता है। मतलब अगर आपको नॉलेज भी नहीं है भैया, आप सूचना साझा कर सकते हो। ऐसे में जो पहले से मीडिया चल रहा था उस पर जो भरोसा था वो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया खबरों का स्रोत बन जाता है, जबकि इसकी जानकारी सत्यापित। जैसे आजकल किसी ऑनलाइन भैया किसी को भी न्यूज देना है तो ट्विटर खोलेगा, ट्विटर से इन्फॉर्मेशन निकालेगा, आपको पड़ेगा यहाँ पर ट्विटर इस आदमी से जानकारी मिली, भाई वो आदमी सही है, फैक्ट चेक किए बिना आप कैसे करे बता सकते हो। इसलिए ये सब चुनौती देखना पड़ता है। फिर है पत्रकारों की सुरक्षा। जैसे कि कई पत्रकार जो रहते हैं वो संवेदनशील जब मुद्दे उठाते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार उन पे हमले होते हैं, धमकी दिया जाता है, राजनीति बहुत प्रकार के साइबर ट्रोलिंग सामना होगा। लेकिन कई क्षेत्रों में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत कठिन हो पाता है। जैसे पत्रकार है बेसिकली, उनकी सुरक्षा मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न बन चुका है। अगला है उनके नैतिक पत्रकारिता का यहाँ पर संकट। जैसे
आज मीडिया में आप देखिए क्लिकबेट शीर्षक ऐसा टाइटल लगाया जाएगा जैसे लोग जानबूझ के देखे उस चीज को। तो निजी जीवन दखल, अतिशयोक्ति होना, अप्रमाणित बयान देना और उत्तेजक पैनल चर्चाएं आम होती जा रही है। कई बार समाचार की जगह मनोरंजन और विवाद को क्या प्राथमिकता दी जाती है। इससे मीडिया की जो नैतिकता है वो कमजोर होती है और समाज में एक गलत संदेश जा रहा है हमारे पास। ठीक है, अगला है सूचना की अधिकता, यानी जब आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दोगे हमारे पास तो क्या होगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में दर्शक और मीडिया दोनों बेसिकली क्या होते हैं, अनगिनत सूचना चला रहे जो काम करनी है, जिससे सैकड़ों चैनल, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म के बीच में एक वास्तविक, महत्वपूर्ण और प्रासंगिक घटनाओं का छांटना बड़ा चुनौती होता चला जा रहा है। अगला है तकनीकी जो भी परिवर्तन है, जैसे डिजिटल मीडिया, डेटा पत्रकारिता, मोबाइल रिपोर्टिंग, एआई हो गया, आधारित कंटेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, मल्टीमीडिया कौशल, बहुत सारी चीज़ अब आवश्यक हो गए। कई पत्रकारों के लिए तो इन बदलती तकनीकों के साथ स्वयं को ट्रेनिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले तो उस नहीं था। तकनीक को निपुणता बनाने के लिए मीडिया में टिकना आजकल बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। तो अगर हम बात करें मीडिया लेखन के बारे में, तो मीडिया लेखन हमारे पास हमारे समाज का दर्पण है और लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। ठीक है, लेकिन यह मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला था, ये मेरे हिसाब से बिकला, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो मुझे लगता है मेरे नजरिए से कि भाई ये लोग जो मोस्ट ऑफ द चीजें डालते हैं, अगर आप अखबारों में नोटिस करोगे, वो पेड प्रमोशन होता है और बहुत सारा चीज गलत रहता है। ये हमने खुद भी ऑब्जर्व किया, चाहे वो फेक न्यूज हो, राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार हो, वेबसाइट प्रतिस्पर्धा, तकनीकी जो है बहुत सारी चीज सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को यहाँ पर निष्पक्ष होना चाहिए, तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और जनहित को यहाँ सर पर रखिए कि भैया जनता के लिए काम करना है, आपको किसी नेता के लिए काम नहीं करना है। तभी ये मीडिया लेखन अपनी वास्तव निभा सकेगा और समाज को एक सही दिशा निर्देश पे आगे ले जा सकेगा, ये इसका काम रह पाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको आज की इस वीडियो में करवा दिया, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बेहतर तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। 30 नंबर कंफर्म होता है आपको इस वीडियो को देख के। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।